सो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पार्ट 1 चल रहा था, ठीक ना, आपका जो फर्स्ट पार्ट था उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने जो हाइड्रोकार्बन्स थे, हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सारा कुछ खत्म कर लिया है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर डिफरेंसेस करेंगे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस हैं। ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंसेस लिखने के लिए आ सकता है। तो आपको मैं यहाँ टोटल 4 डिफरेंसेस बता रहा हूँ, जिसमें आपको डेफिनेशन भी कवर हो जाएगा और आपके डिफरेंसेस भी कवर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। The hydrocarbons that have only single covalent bond between two adjacent carbon atoms are called saturated hydrocarbons। यानी कि वे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें केवल और केवल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए दो कार्बन एटम्स के बीच में, वैसे हाइड्रोकार्बन्स को बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर बोलेंगे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। और जब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, द हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो दो कार्बन एटम्स के बीच में, वैसे हाइड्रोकार्बन्स को बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये अगर आपको डेफिनेशन आता है लिखने के लिए कि सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है या आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, तो आप इन डेफिनेशंस को आप लिख सकते हो अगर डेफिनेशन आता है लिखने के लिए तो, ठीक है। डिफरेंसेस आएगा तो फर्स्ट डिफरेंस आपने समझ लिया। सेकंड डिफरेंस देखिए, कार्बन के 4 वैलेंसी होती है, हमने टेट्रा वैलेंसी में देखा था। तो कार्बन के चारों वैलेंसी जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक ना, हाइड्रोजन एटम के साथ मिल करके। इसमें क्या है कि कम से कम दो कार्बन एटम ऐसा होना चाहिए, है ना, जिसमें जो वैलेंसी है कार्बन का, है ना, वो हाइड्रोजन एटम के साथ फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक ना। यानी कि कम से कम दो कार्बन एटम ऐसा होगा जिसमें आपका हाइड्रोजन एटम के साथ फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होगा कार्बन का वैलेंसी, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। और एक आखिरी डिफरेंस है कि जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो आपका उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जबकि जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन अगर एग्जाम में आता है तो इसका मतलब समझ लीजिए, विथ एग्जांपल आपको मैंने बताया है। तो देखिए वो रिएक्शन जिसमें एक एटम मॉलिक्यूल का दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, उसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे देखिए CH4 क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और CH4 को मीथेन पढ़ते हैं, ये आपका अल्केन ग्रुप का है, ठीक ना। तो आप देखिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें आपने पढ़ा कि कौन सा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि आपने क्या पढ़ा, वो रिएक्शन जिसमें एक एटम रिप्लेस होता है दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, उसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए CH4 है, यहाँ Cl2 है, इस Cl ने यानी क्लोरीन ने इस CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन गया, CHCl बन गया, और एक Cl और एक H मिल के क्या बना, HCl बनाया। तो इस तरह का रिएक्शन क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन आपका केवल और केवल अल्कीन में और अल्काइन में होगा, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होगा। ये क्या है, a reaction involving addition of atoms or molecules to the double or triple bond of an unsaturated compound so as to yield a saturated product is known as addition reaction। इसका मतलब क्या, वो रिएक्शन जिसमें एटम्स या फिर आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसके साथ ऐड हो रहा है, उसके साथ जुड़ रहा है ना, ताकि वो एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट को बना सके। हाँ, वैसे रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं ये आपका C2H4 कैसे पकड़ेंगे, आपने पढ़ा है ना जनरल फार्मूला, ये मीथेन था, है ना, और ये आपका क्या है, अल्केन है, यानी ये आपका इथेन है, ठीक ना। तो सॉरी इथेन नहीं, इथीन है, ठीक ना, इथीन है, इथीन क्या अल्कीन में आता है। तो अल्कीन हो अल्काइन हो उसमें आपका एडिशन रिएक्शन होता है, यानी इथीन है, इथेन नहीं है। इथेन होता तो C2H4 नहीं होता, C2H6 होता। तो C2H4 मतलब क्या है, इथीन है, ठीक ना। इस इथीन के साथ ब्रोमीन जब रिएक्ट किया तो क्या बनाया, C2H4Br2 बनाया। इसको डाइब्रोमो इथीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ब्रोमीन के दो एटम है तो डाइब्रोमो, और ये C2H4 क्या पढ़ेंगे, इथीन पढ़ेंगे। तो डाइब्रोमो इथीन बना, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वो रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ एटम्स हो रहा है, ये Br2 इसमें ऐड हो रहा है ना, और ऐड होने करके आपका एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट बना रहा है।
समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। टोटल मैंने 4 डिफरेंसेस बताया है, डेफिनेशन भी आपका इसी में कवर हो चुका है। तो जहां पर जो चीजें कंपैरेटिव स्टडी हो सकता है उसको हम लोग कंपैरेटिव स्टडी से ही करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन क्या होता है विद एग्जांपल हमने अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा, बहुत ही आसान है, ज़्यादा हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। हम लोग देखेंगे साइक्लिक और क्लोज चेन या फिर आपका रिंग चेन या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। इस कंपाउंड में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें आपके 3 या 3 से ज़्यादा जो कार्बन आइटम्स होते हैं वो एक क्लोज स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, जो एक रिंग जैसा बनेगा। इसलिए इसका नाम देखिए, एक तो साइक्लिक है, साइकिल जैसा, मतलब आपका चारों तरफ से बंद होगा, क्लोज मतलब वही निकल रहा है। रिंग, रिंग आपका रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, सब एक तरह से आप बोल सकते हो गोल गोल ही होगा, ठीक ना, सर्कुलर जैसा ही होगा। और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। तो इसमें आपको याद ये रखना है, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ज़्यादा डिटेल में हाई क्लास में पढ़ना है, बट आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत दिया है, तो इसमें से एक आध दो क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको छोड़ के मत आइएगा। तो यहाँ पर साइक्लिक हो या क्लोज हो या फिर रिंग हो या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड हो, ठीक है ना, इसके अंदर कहा गया कि इसके अंदर वो सारे कंपाउंड आएंगे जिसमें कम से कम 3 और या 3 से ज़्यादा, यानी कम से कम 3 कार्बन आइटम तो होना ही चाहिए, उससे आपका रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक ना। तो इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक है अलाइसाइक्लिक कंपाउंड और एक है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। अलाइसाइक्लिक कंपाउंड में क्या आप देखिएगा कि इसमें रिंग्ड कार्बन कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर में अरेंज होगा, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर 3 कार्बन एटम दिख रहा है, ठीक ना, बिल्कुल बंद है आपका, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ओके, अच्छा, और सब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है इसमें। इसमें देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें ये देखिए CH2 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 टोटल 5 कार्बन एटम है, रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका साइक्लोपेंटेन है। एक चीज में है कि जो आपका ओपन जो क्लोज चेन कंपाउंड, इसका प्रॉपर्टी लगभग वैसा ही है जो आपका ओपन चेन कंपाउंड का था, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये देखिए यहाँ पर टोटल 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6, कम से कम 3 कार्बन एटम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है, वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा कंपाउंड बनाना है, ठीक ना। तो कम से कम 3 कार्बन एटम तो होगा ही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, नहीं बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन कब बोलते, जब आपका डबल बॉन्ड नहीं होता। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया है तो इसका नाम पड़ जाएगा साइक्लोहेक्सीन, समझ में आ गया। तो ये आपका अलाइसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, ठीक ना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप या एग्जाम्पल के लिए, गिव सब एग्जांपल्स ऑफ अलाइसाइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, ये आप लिख सकते हैं, समझ में आ गया। ओके, हाँ चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमा मतलब होता है खुशबू, यानी कि स्मेल, है ना, प्लेजेंट स्मेल। तो एरोमेटिक कंपाउंड में लगभग वो जितने भी आपके वे कंपाउंड्स हैं जो स्मेल प्रोड्यूस करता है वो सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड में आ जाएगा। इसमें एक खासियत ये है कि इसमें जो हाइड्रोकार्बन होगा उसमें कम से कम आपका एक बेंजीन रिंग तो होगा ही होगा उसके मॉलिक्यूल में। अब ये बेंजीन रिंग होता क्या है, बेंजीन रिंग जो है ना वो 6 कार्बन एटम का एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें अल्टरनेट में आपका सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए, ये देखिए ये कार्बन 1 हुआ, 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया ना। आप क्या देख सकते हैं अल्टरनेट में है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट में है ना। इस स्ट्रक्चर का नाम है बेंजीन। तो बेंजीन रिंग तो आपको हर मॉलिक्यूल में होगा ही होगा, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड उसमें एक बेंजीन रिंग तो कम से कम होगा ही होगा, एक से ज्यादा आपका हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें देखो टोलिन में भी एक बेंजीन स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक ना। यहाँ पे देखिए और CH3 आ गया, इससे टोलिन का स्ट्रक्चर हो गया। ये फिनॉइल का स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये देखिए बेंजीन रिंग मिला, दोनों में एक ही बेंजीन रिंग मिला है, ये टोलिन का स्ट्रक्चर, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। जरा नैप्थलीन का देखिए, ये दोनों बेंजीन रिंग है, देखिए 2 बेंजीन रिंग से मिलकर आपको नैप्थलीन बना है। तो आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फिर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देख सकते हैं ना। तो 2 बेंजीन रिंग है, ठीक ना। इसमें बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन आएगा, बट मैं आपको ज़्यादा ये डिटेल में नहीं बताऊंगा, रीजन ये आपके हाई क्लास में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बस
बोर्ड रिलेटेड जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। तो ये जो लाइन है हो सकता है कि ये लाइन यहाँ ना होकर के यहाँ हो सकता है, बट अल्टरनेट में होगा। अगर एक बार सिंगल बॉन्ड आ गया तो दूसरी बार सिंगल बॉन्ड नहीं आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा एंड सो ऑन। समझ में आ गया। तो बस इतना ही आपको इसके बारे में, जो साइक्लिक कंपाउंड है, जो आपके क्लोज चेन कंपाउंड है, उसमें केवल बस इतना ही पढ़ना था। अलाई साइक्लिक के बारे में मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको, और एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे दिया, आइडिया दे दिया। इसके एग्जांपल्स पे कमांड रखिएगा, टोलिन, फिनॉल, नेप्थलीन, बेंजीन, है ना, ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल हो जाएंगे। क्लियर हो गया। आपको एग्जांपल लिखने के लिए आए तो आप ज़्यादातर टोलिन, फिनॉल और नेप्थलीन लिखिएगा, क्योंकि सब के अंदर बेंजीन रिंग तो होगा ही होगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में बोला है कि कम से कम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। समझ में आ गया ना। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। तो समझते हैं ये होमोलोगस सीरीज होता क्या है। देखिए, homologous series is a group of organic compounds having a similar structure and similar chemical properties in which successive compounds differ by CH2 group। इसका सिंपल सा मतलब है कि homologous series के अंदर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होंगे, खासतौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जिनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा, मतलब एक जैसा होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक ना। और सब कंपाउंड यानी हर कंपाउंड एक दूसरे से कैसे डिफर करेगा, CH2 ग्रुप से डिफर करेगा, ठीक है। ये CH2 ग्रुप का मतलब है, CH2 का मतलब होता है मिथाइलिन, इसका नाम है मिथाइलिन। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सारा कुछ आ जाएगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे देखिए ये CH4 को क्या पढ़ते हैं, मीथेन पढ़ते हैं। अब इसमें CH2 ऐड हो गया, तो देखिए 2 कार्बन हो गया तो C2 बन गया, पहले से 4 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन और ऐड हो गया तो 6 हाइड्रोजन हो गया, यानी कि मीथेन से क्या बना, इथेन बना। उसी तरह से अगर CH2 ग्रुप को निकाल दें तो C4H10 है, ये ब्यूटेन है, इसमें से CH2 निकल गया, यानी 4 कार्बन था, 1 कार्बन निकल गया, तो कितना बचा कार्बन, 3 बचा। हाइड्रोजन पहले 10 था, 2 निकल गया तो कितना बचा, 8 बचा, यानी C3H8 आएगा, ये क्या बनेगा, प्रोपेन बना। तो आपने क्या देखा, होमोलोगस सीरीज में वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप आएंगे जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, और सब कंपाउंड यानी सक्सेसिव कंपाउंड मतलब जैसे मीथेन है तो फिर क्या आएगा, इथेन आएगा, इथेन का प्रोपेन आएगा, फिर आपका ब्यूटेन आएगा एंड सो ऑन। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव कंपाउंड। तो हर सक्सेसिव कंपाउंड जो है उस ग्रुप का, है ना, वो आपका CH2 ग्रुप से डिफर करेगा, या तो आपको CH2 ग्रुप को ऐड करने से मिलेगा या CH2 ग्रुप को रिमूव करने से मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कोई बच्चा के दिमाग में डाउट आएगा कि सर CH4 तो फर्स्ट कंपाउंड, इसमें से CH2 को माइनस कर देंगे तो फिर वो नहीं ना होगा। आप खुद दिमाग लगाइए, कम से कम एक कार्बन एटम तो होना जरूरी है ना। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम का होना कंपलसरी है, और आप मीथेन में से CH2 को निकाल दोगे तो कार्बन एटम तो खत्म ही हो जाएगा, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी होगा ही नहीं। समझ में आ गया। तो कम से कम एक कार्बन एटम तो होना जरूरी है। क्लियर हो गया। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कि होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि एग्जाम में व्हाट इज होमोलोगस सीरीज के अलावा उसके कैरेक्टरिस्टिक भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, फर्स्ट है, होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होंगे सबका कुछ न कुछ जनरल फार्मूला होगा। जैसे कि अल्केन की बात करें तो आपने जनरल फार्मूला क्या देखा, CnH2n प्लस का 2 देखा, अल्कीन का CnH2n देखा, अल्काइन का CnH2n माइनस का 2 देखा। उसी तरह से अल्कोहल का हो जाएगा CnH2n प्लस 1 और OH हो जाएगा। समझ में आ गया। तो जितने भी आपके होमोलोगस सीरीज के अंदर कंपाउंड आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, उन सब के मेंबर्स का कुछ न कुछ जनरल फार्मूला होगा, ठीक ना। उसके बाद होमोलोगस सीरीज का हर मेंबर जो है वो क्या करेगा, एक दूसरे से डिफर कैसे करता है, CH2 ग्रुप को ऐड करके या फिर आपका सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि रिमूव करके। और CH2 ग्रुप मतलब इसका मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो 14 m ही होगा। कैसे, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन से 2 होगा, तो 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको तुम डिट्टो लिख देना है इसको। आपको एग्जाम में जब कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो आपको हूबहू लिख देना है। आपसे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या 4 के जितना पूछे आपको लिख देना है। समझ में आ गया। तो जनरली 2 ही पूछते, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछता है कि 5-5 बताइए, 4-4 बताइए। उसके अंदर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये आपका क्या मीथेन है ना। अभी मीथेन का आप देख रहे हो कि जो मोलर मास है वो 16 है, जो बॉइलिंग पॉइंट है -161.4 डिग्री सेल्सियस है,
और इसका स्टेट क्या, फिजिकल स्टेट गैस है। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ते जा रहा है, इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। आप देखिए गैस से क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो यही कहना चाह रहा है, मीथेन से जब आप इथेन पे आओगे, इथेन से प्रोपेन पे आओगे, तो सबका धीरे धीरे आप क्या देखोगे, फिजिकल स्टेट चेंज होते जाएगा। शुरू में तो गैस रहेगा, फिर धीरे धीरे और बढ़ते जाओगे आगे, तो फिर आपका लिक्विड में आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये कहना चाह रहा है ये। उसके बाद होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होंगे उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। ये कुछ केमिकल रिएक्शन जो आगे आपको वापस रिपीट होने वाला है, तो अभी मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, आप चिंता मत कीजिए। जब हम लोग उसका अलग से कंपाउंड पढ़ेंगे, उसमें डिटेल हम लोग केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिस करेंगे। ये केमिकल वापस आपको रिपीट होने वाला है। तो अभी हमको कैरेक्टरिस्टिक को समझाना है, इसलिए मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा समझाया है, ठीक ना। ओके, तो देखिए जैसे ये मीथेन है, ये क्लोरीन है, आपस में कंबाइन किया तो मिथाइल क्लोराइड बना और हाइड्रोजन क्लोराइड बना है। आपको मैंने बताया था ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा है, अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। ये देखिए इथेन है, क्लोरीन ऐड किया तो क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गया, ठीक ना। और आखिरी प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देख लीजिए। जितने भी मेंबर्स होगा होमोलोगस सीरीज को, हम सबको सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए ये मिथाइल ब्रोमाइड है ना, और ये एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो आप देख सकते हैं क्या बना, मिथाइल मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे इसको, या फिर इसको क्या बोलेंगे, मिथेनॉल बोलेंगे, ठीक ना। और पोटेशियम ब्रोमाइड बन रहा है। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक ना, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। आप सेम मेथड लगा रहे हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही यूज कर रहे हो, बॉयल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या बना, इथाइल एल्कोहल बन रहा है और पोटेशियम ब्रोमाइड बन रहा है, ठीक ना। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या सीखा, होमोलोगस सीरीज समझा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा अच्छे से, और साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। टोटल मैंने 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताया है। आपको एग्जाम में दो, कम से कम दो तो पूछता ही पूछता है, तो आपको दो लिखने के लिए ज़्यादातर आता है, ठीक ना। आप इन में से कोई भी दो अच्छे से एग्जाम में लिख दीजिएगा, और ये दोनों आप वापस आपको रिपीट होगा, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो चलिए इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज का मतलब अच्छे समझ लिया है, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने समझ लिया है। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए होमोलोगस सीरीज के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अल्केन का, है ना। तो अल्केन का आपको जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस का 2 होता है। एन आपका नेचुरल नंबर है। तो क्या करने वाले, मिथेन है, तो यहाँ पर एक कार्बन लेंगे, एन केवल 1 रखेंगे। तो देखिए जैसे ही आप एन केवल 1 अंडरस्टूड है, इसलिए आप यहाँ पे 1 नहीं लिखोगे, ठीक ना। अब यहाँ पे एन रखिए, दिमाग में सब कुछ करना है। 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 आपका कितना होगा, 4 होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CH4 बनेगा। अब इथेन है, इथेन में कार्बन के 2 एटम होते हैं, यानी एन का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। आगे मैं आपको रूट वर्ड पढ़ाऊंगा, ये रूट वर्ड है, मेथ का मतलब 1, एथ का मतलब 2, प्रोप का मतलब 3 एंड सो ऑन, ठीक है। एन का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, C2, यहाँ पे 2 रखिए, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6 होगा, यानी क्या होगा, H6, C2H6। यहाँ पे कितना होगा, C3H8। आप समझ में आ गया, फटाफट लिख सकते हैं ना। ब्यूटेन की बात करें, C4H10 हो गया। पेंटेन की बात करेंगे, C5H12 होगा। 5 टू 10 प्लस 2 12। अब हम बात करते हैं अल्कीन की। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, सबका जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। इथीन, यहाँ पे आपका कार्बन का एटम एक नहीं रखेंगे, शुरुआत 2 से होगा, ठीक ना। क्योंकि अगर आप 1 रखोगे तो CH2 आएगा, और CH2 एक मिथाइलिन ग्रुप का नाम है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप कार्बन का एटम 2 रखोगे तो क्या होगा, C2H4, ठीक है। प्रोप मतलब 3, कार्बन एटम 3 रखो, C3H6। ब्यूटीन C4H8, 4 टू 8, और पेंटीन C5H10। कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं अल्काइन की। तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। यहाँ भी आपका कार्बन एटम कम से कम 2 से रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना रखेंगे, C2, 2 टू जा 4 -2 2 होगा, यानी कि C2H2। प्रोपाइन की बात करें, C3H कितना होगा, 3 टू जा 6, 6 -2 4, C3H4। ब्यूटान की बात करेंगे, C4H कितना, 4 टू जा 8 -2 6। और जब इसकी बात करते हैं, पेंटाइन की बात करते हैं, तो आप देखिए C5 और 5 टू जा 10 -2 8, यानी कि C5H8 होगा। ये आपका पेंटाइन का फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं अल्कोहल की। तो जरा ध्यान से देखिए, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 और OH सब में आएगा। जैसे मिथेनॉल है तो N का 1 डालिए,
तो सी एच कितना होगा 2 + 1 3 CH3OH, ये मेथनॉल हो गया। इथेनॉल की बात करेंगे, N की जगह 2 रखेंगे तो C2H5OH। और प्रोपेनॉल की बात करेंगे तो C3H कितना 617 C3H7OH, ये हो गया प्रोपेनॉल। ब्यूटेनॉल क्या होगा C4H कितना होगा 4 टू जा 8 + 1 9 तो C4H9OH। और आपका इसमें कितना होगा पेंटेनॉल C5H कितना होगा 5 टू जा 10 + 1 11 C5H11OH, ये क्या होगा पेंटेनॉल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर यहीं तक होता है क्या? नहीं, आगे भी होते हैं। पेंटेन के बाद हेक्सेन आएगा, हेप्टेन आएगा, ऑक्टेन आएगा, नोनेन आएगा, डेकेन आएगा, 2 डेकेन आएगा एंड सो ऑन। उसी तरह से इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, आपका हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, ये सब आता है। डेकीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, है ना, ये आता है। मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, ठीक ना, ये सारा कुछ आएगा। लेकिन आपको बस आपको समझने के लिए 3-4 ही काफी है, ठीक ना। अब इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको कोई भी इनमें से एक कंपाउंड दे देगा और पूछ देगा कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, अल्केन से, अल्कीन से, अल्काइन से या अल्कोहल से। अल्कोहल का तो आप आराम से पहचान सकते हो, लास्ट में OH दिखे अल्कोहल है, आराम से, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की, तो इसमें से आप मान लीजिए सपोज दैट C4H6 दे दिया और आपसे पूछ दिया कि ये किससे बिलोंग करता है, अल्केन से, अल्कीन से या अल्काइन से, तो आप क्या करना, तीनों का जनरल फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आप देखो C4H6 है तो कार्बन का एटम बस चेक करना, कितना है कार्बन एटम 4। अब इस 4 को इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पुट करके देख लेना। जैसे आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो C4 यहाँ पे 4 डालोगे, 4 टू जाए 8 में 2 गया 6, तो किससे बिलोंग करेगा C4H6, अल्काइन से बिलोंग करेगा। समझ में आ गया। उसी में से मान लीजिए C3H6 है, किससे बिलोंग करेगा, अल्काइन, अल्कीन से करेगा। एन का वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम से। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, ध्यान रखिएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बन सकता है जो कि आपका होमोलोगस सीरीज पर बेस्ड होता है। तो जनरल फॉर्मूला सबका आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि अगर हमें एग्जाम में आता है कि राइट टू सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बता दिया, अब आपका सिग्निफिकेंस भी याद रखिएगा कि आपका होमोलोगस सीरीज का क्या सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, अगर आपको किसी भी कंपाउंड का जो फैमिली है उसका किसी भी मेंबर का नेचर पता करना है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ ही मेंबर्स का आप प्रॉपर्टी को समझोगे और आगे का आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए हमको पता करना है कि इसके बाद पेंटेन के बाद क्या आएगा, तो आप आराम से बता सकते हो ना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और प्रॉपर्टी आपका लगभग लगभग सेम होगा। तो कुछ ही मेंबर का आप प्रॉपर्टी स्टडी करोगे, बाकी का अपने आप पता चल जाएगा। उसके बाद होमोलोगस सीरीज की हेल्प से हमें पता चलता है कि आपका नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड बनने जा रहा है। जैसे कि पेंटेन है तो हेक्सेन बनेगा, पेंटाइन है तो हेक्साइन बनेगा एंड सो ऑन। और आखिरी में होमोलोगस सीरीज के नॉलेज से हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं। तो हमें इसमें ज़्यादा फंसना नहीं है, सिंपल सा आपका सिग्निफिकेंस आपका 2 पॉइंट आपका 2 नंबर का आ सकता है लिखने के लिए, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा और इसको समझ के याद करना है। याद क्या करना है, तो समझने का चीज़ है। समझ में आ गया, तो चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग आइसोमर्स के बारे में सीखेंगे। देखिए आइसोमर्स क्या होता है, वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है, वैसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स और उस फेनोमेनन को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। बहुत आसान है, आइसोमर्स वे कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा, ठीक है ना। और आइसोमर्स जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफर कर सकता है या केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफर कर सकता है या आपका फिजिकल और केमिकल दोनों में डिफर कर सकता है, ठीक ना। तो सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ये ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाते हैं, IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, ये सब आपको नोमेनक्लेचर में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटीन है, अब ब्यूटीन है इतना तो हमें आइडिया हो गया, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। और हर कार्बन जो है आपका हाइड्रोजन के साथ एटम को सेटिस्फाई करेगा,
है ना, यानी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए इसके साथ 4 होना चाहिए टोटल, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर और एक इस कार्बन से सेटिस्फाई हो गया। उसी तरह ये देखिए 4 हो रहा है, एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, 2 हाइड्रोजन, फिर इस ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 कार्बन, फिर ये देखिए 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, सेटिस्फाई हो गया। ये आप देख सकते हैं कि ये जो ब्यूटीन है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में होता है ये ब्यूटीन, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, इसका बात करते हैं, ये आपका क्या है, आइसोब्यूटीन। ये आइसो का मतलब क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा डिटेल में। आइसो क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है आपका, नियो क्या होता है, सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बस आइसोमर्स के जो कॉन्सेप्ट, उसको छोटा सा कॉन्सेप्ट से, आइसोमर्स होता क्या है, आइसोमरिज्म क्या होता है और उसके एग्जांपल्स उसको ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3, CH3 और आपका CH3 है। तो ये आपका एक तरह से देखा जाए तो ब्रांच चेन का स्ट्रक्चर है और ये आइसोब्यूटीन है। यहाँ पर ये बोला कि ये जो आइसोब्यूटीन है ये लिक्विड में कब होगा, जब इसका टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों का फॉर्मूला सेम है। देखिए C4H10, H10, C4H10, 4 इधर 4 इधर और 2 इधर, C4H10। ये किसका स्ट्रक्चर है, आई थिंक ब्यूटेन, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है ना, ब्यूटेन का देख लीजिए ना। तो 1 2 3 4 हो गया और इधर ब्यूटेन का है, ब्यूटेन का नहीं, ब्यूटेन का है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर C4H10 बन रहा है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए C4H10 होगा, देखिए 3 2 5 2 7 और 3 10। दोनों का आप क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या डिफरेंट है। यानी ये दोनों किसका एग्जांपल्स है, आइसोमर्स के एग्जांपल है। तो आइसोमर्स वे कंपाउंड होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं इसका लिख दूं तो आप देख सकते हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10, ठीक है ना। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। और आपका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर होगा। आप देख सकते हैं ब्यूटेन 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में रहता है और आइसोब्यूटेन -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। अब बात करें आइसोमरिज्म की, तो आइसोमरिज्म के 2 टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्टीरियो और स्पेस और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है उसके अंदर 4 आपके क्लासिफिकेशन है लेकिन आपको केवल 2 ही सिलेबस में है, चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म और मेटामरिज्म ये दोनों सिलेबस में नहीं है, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, आइसोमरिज्म का मेन कारण क्या है, तो डिफरेंस इन द, सॉरी इन होगा यहाँ, इज नहीं होगा, डिफरेंस इन द मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम्स, एटम किस तरह से जुड़ रहा है उसमें जो डिफरेंस होता है ना, वही आपका आइसोमरिज्म का मेन कारण है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डाइमिथाइल ईथर हुआ, ये COC, ये आपका मैंने ईथर में आपको एक आइडेंटिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो ईथर का कॉन्सेप्ट है। और डाई इथाइल इसलिए हुआ क्योंकि C2H5 इथाइल को बोलते हैं। जो नोमेनक्लेचर में आपको अल्काइल ग्रुप सिखाऊंगा उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। डाई इसलिए आया क्योंकि 2 बार इथाइल, इसलिए डाई इथाइल ईथर हो गया। यहाँ पे देखिए ये मिथाइल और ये प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो गया। और ये देख सकते हैं ये मिथाइल और ये आपका आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ईथर हुआ है, ठीक ना। तो इन सब में आप क्या देख रहे हैं कि आइसोमरिज्म का मेन कारण क्या है, डिफरेंस इन द मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम्स। इसका मतलब एटम किस तरह से जुड़ रहा है ना, उस पे ये डिपेंड करता है। क्लियर हो गया, ठीक ना। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर हमने आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है, आइसोमर्स जो है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या कॉन्सेप्ट है वो समझा। और उसके बाद हमने आइसोमरिज्म का ट्री चार्ट देखा जिसमें हमने देखा कि आइसोमरिज्म आपका 2 तरह का, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जिसमें आपका स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में 4 होते हैं जिसमें केवल चेन और पोजीशन आप आइसोमरिज्म आपको पढ़ना है। और मेन कॉज ऑफ आइसोमरिज्म आपका ये हो गया। और अगर मेन कॉज आता है तो आप इसमें से 2 एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं। समझ में आ गया, तो चलिए इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने आइसोमर्स क्या होता है ये समझ लिया। आइसोमर्स के क्लासिफिकेशन में हम लोग बात करेंगे 2 मेन आइसोमर्स का, एक आपका है चेन आइसोमरिज्म और एक आपका है पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक ना।
आइसोमर्स और आइसोमरिज्म समझ लिया था। आइसोमरिज्म के अंदर हमको केवल दो टाइप पढ़ना है, चेन आइसोमरिज्म और आपका पोजीशन आइसोमरिज्म। जरा ध्यान से देखिए, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन आपका जो कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट है ना, वो आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा। कभी स्ट्रेट चेन में हो सकता है, कभी ब्रांच चेन में हो सकता है, कभी आपका जो है साइक्लिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर साइक्लिक हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की बात करेंगे। तो वैसे कंपाउंड्स को बोलेंगे चेन आइसोमर्स और उस फेनोमेनन को बोलेंगे चेन आइसोमरिज्म। बहुत ही आसान था। तो अगर हम इसको एक और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कहने का मतलब वही है, बस चेन आ गया इसलिए चेन का हमने इसमें जिक्र कर लिया। एक कॉन्सेप्ट तो वही, आइसोमर्स में क्या पड़ा, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो रहा है वो कार्बन आइटम्स के अरेंजमेंट की वजह से। अब जो कार्बन आइटम्स का अरेंजमेंट होगा वो चेन के फॉर्म में बात करेंगे, तो चेन आपका स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और आपका ब्रांच चेन भी हो सकता है। तो आप देख सकते, देखिए यहाँ पर CH3 CH2 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 CH3, ये आपका कैसा चेन है, स्ट्रेट चेन है। ये देखिए CH3 CH CH2 CH3, ये CH3 ऊपर में चला गया, ये ब्रांच चेन है। यहाँ पे देखिए CH3 C CH3 CH3 ऊपर है, CH3 ये भी आपका ब्रांच चेन है, ठीक ना। तो आपका स्ट्रेट चेन है, ये दोनों आपका ब्रांच चेन है। और आप इन सब में क्या देखिएगा, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जो कि C5H12 होगा। तो कॉन्सेप्ट वही है, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। लेकिन चेन आइसोमरिज्म में आ गया तो चेन की बात करेंगे तो स्ट्रेट चेन इसमें बन रहा है, इन दोनों में ब्रांच चेन बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका पेंटेन का अगर हम बात करें, टोटल 3 आइसोमर्स बनते हैं। तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन जिसको हम लोग 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलेंगे, और यहाँ पर देखिए नियोपेंटेन जिसको हम लोग 2 डाइमिथाइल प्रोपेन बोलेंगे। यहाँ पर मैं आपको एन का मतलब बता देता हूँ, नॉर्मल पेंटेन यानी सिंपली पेंटेन भी इसको बोल सकते हैं। अच्छा, आइसोपेंटेन का मतलब क्या हुआ, आइसो जब भी वर्ड आएगा तो कम से कम उस चेन में एक कार्बन ऐसा होगा जो 3 दूसरे कार्बन आइटम के साथ जुड़ा होगा। जैसे देखिए ये कार्बन, देखिए एक इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऊपर कार्बन है और एक नीचे कार्बन है। तो आइसो का मतलब कम से कम एक कार्बन आइटम ऐसा होगा जो दूसरे 3 कार्बन आइटम से जुड़ा हो, उसका मतलब होता है आइसो। और नियो का मतलब क्या हो गया, कम से कम एक कार्बन आइटम ऐसा होगा पूरे कंपाउंड में जिसमें दूसरे 4 कार्बन आइटम से जुड़ा होगा, ठीक ना। ओके, तो नियो का मतलब कम से कम 4 कार्बन आइटम के साथ जुड़ा होना चाहिए, और आइसो का मतलब कम से कम 3 कार्बन आइटम के साथ जुड़ा होना चाहिए। अब ये जो अदर नेम लिखा हुआ है ना, ये अभी मैं आपको बस नाम पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन ये आपको लिखना तभी आएगा जब आप नोमेनक्लेचर लिखना सीखोगे, नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करोगे। तो देखिए फटाफट बता रहा हूँ, इसका पोजीशन 2 है और 2 पे ही मिथाइल, इसलिए 2 मिथाइल नाम पड़ा, और ब्यूटेन इसलिए क्योंकि 4 कार्बन एटम है। बाकी डिटेल में आपको सिखाऊंगा नोमेनक्लेचर, बहुत जल्द आएगा नोमेनक्लेचर। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है, इसलिए 2 2 लिखते हैं, और 2 मिथाइल इसलिए डाई मिथाइल हो गया, और आपका 1 2 3 तो 3 के लिए प्रोप यूज होता है, सिंगल बॉन्ड इसलिए प्रोपेन हो गया। समझ में आ गया, तो ठीक है। यहाँ पर हमारा मकसद नोमेनक्लेचर समझना नहीं था, हमारा मकसद था चेन आइसोमरिज्म को समझना। तो चेन आइसोमर्स हमने समझ लिया और चेन आइसोमरिज्म का मतलब भी समझ लिया, और एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। आई होप समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। यहाँ पे क्या बोला, जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट एटम है या आप सब्स्टिट्यूएंट एटम का पोजीशन या आपका फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो कार्बन एटम पर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो वैसे आइसोमर्स को बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स, और उस फेनोमेनन को बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज समझे तो वहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि जब आपका कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, वैसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोलते हैं, चाहे वो पोजीशन आइसोमर हो, चाहे वो आपका चेन आइसोमर हो, सब में कॉन्सेप्ट वही लगेगा। लेकिन जब पोजीशन आइसोमरिज्म बोल दिया तो डेफिनेशन में पोजीशन का जिक्र करना है, तो सब्स्टिट्यूएंट एटम का पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है उसमें चेंजेस होगा, ठीक ना। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट एटम क्या होता है, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इस सब का जिक्र हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर में डिटेल में, ठीक ना। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इन इस देखिए ये दोनों आपका C4H6, C4H6 आप दिमाग लगाइए किसका स्ट्रक्चर हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए अल्काइन ग्रुप CnH2n-2, जरा ध्यान से देखिए, n का वैल्यू 4 डालिए तो C4
4 टू जा 8 माइनस 2 6 होता है, इसका मतलब ये ब्यूटाइन है। तो ब्यूटाइन के दो स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं, ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन, पोजीशन अलग अलग है। एक बार हमने इस फर्स्ट पोजीशन पे रखा इसलिए ब्यूट 1 आइन बन गया, एक बार हमने सेकंड पोजीशन पे रखा इसलिए ब्यूट 2 आइन बन गया, ठीक ना। यहाँ भी नोमेनक्लेचर की वजह से ये लिखा गया है, ये कैसे लिखेंगे नोमेनक्लेचर समझ में आएगा तो लिखेंगे। अभी हमका मतलब हमारा सिर्फ समझना है पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका कीटोन का ये दो आइसोमर्स आपको दिख रहा होगा, एक CH3 CH2 CO और CH2 CH3। यहाँ पर देखिए पोजीशन भी फिर से चेंज हुआ, यहाँ पर आपका थर्ड पोजीशन था, 1 2 3 थर्ड पोजीशन है, या 1 2 3 थर्ड पोजीशन, यहाँ से भी 1 2 3 पे हो रहा है, इसलिए पेंटेन 3 1 हुआ। और यहाँ पर देखिए ये जो पोजीशन है वो सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट और सेकंड, इसलिए पेंटेन 2 1 हुआ। ये सब के सब नोमेनक्लेचर में समझ में आएगा। ये 1 जो है ना ये सफिक्स होता है कीटोन के लिए, इसलिए 1 आया, और 3 2 आपका पोजीशन है, और पेंटेन इसलिए आया क्योंकि 5 कार्बन एटम है इसलिए पेंटेन आया, ठीक ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया है आपका चेन आइसोमरिज्म क्या होता है और पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है। तो चेन आइसोमरिज्म हो चाहे पोजीशन आइसोमरिज्म हो, कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो आइसोमर्स का हमने कॉन्सेप्ट समझा है, ठीक ना। तो चेन आइसोमरिज्म में तो चेन की बात जरूर करेंगे, और जब पोजीशन आइसोमरिज्म तो पोजीशन की बात हम लोग जरूर करेंगे। सो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने आपका जो फर्स्ट पार्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसको खत्म कर लिया है। एक बार हम लोग फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू किया था, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा था। सोर्सेज के बाद हम लोगों ने जो है कंपैरिजन किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंसेस देखा था। फिर हम लोगों ने एप्लीकेशंस देखा, और उसके बाद एप्लीकेशंस के बाद हम लोगों ने जो है वो आपका कार्बन का यूनिक नेचर देखा, जिसमें कैटनेशन का बात किया, टेट्रावैलेंसी का बात किया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो आपके डिफरेंट हाइड्रोकार्बन का जिक्र किया, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन में आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को मैंने कंपैरिजन करके बताया, हाइड्रोकार्बन का ट्री चार्ट भी बताया। उसके बाद आपका जो वेरियस टाइप्स के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी बात किया हम लोगों ने, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज को पढ़ा, आपके कुछ साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताया, जैसे अलाई साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में भी मैंने बताया। और होमोलोगस सीरीज में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके एग्जांपल्स भी हमने जिक्र किया। और हम लोगों ने आइसोमर्स, आइसोमरिज्म, ठीक ना, और आपका जो चेन आइसोमरिज्म है और पोजीशन आइसोमरिज्म है, इन सब का बात हम लोगों ने किया। तो इस तरह से पार्ट ए का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा खत्म हो चुका है। इस पार्ट में आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ के याद करने वाला है, ज़्यादा याद करने वाला ही टॉपिक है, समझने वाला इसमें टॉपिक थोड़ा सा कम है। जो समझने वाला टॉपिक आएगा और सेकंड लेक्चर में आएगा जो कि है नोमेनक्लेचर, उसको आप लोग मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, है ना। नोमेनक्लेचर जब खत्म हो जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है, जो सबसे लेंथी पार्ट था, वो आपका खत्म हो जाएगा अच्छे से, ठीक ना। उसके बाद आपके जो अलग से एक एक करके टोटल 4 से 5 लेक्चर और आएंगे नोमेनक्लेचर के बाद, जिसमें हम लोग वेरियस जो कंपाउंड है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोजाइलिक एसिड और अल्कोहल, उसका हम लोग जिक्र करेंगे। तो जितने भी थ्योरेटिकल बातें था वो सब इस पार्ट में आपका खत्म हो चुका है। समझ में आ गया? तो इसको आप अच्छे से देखिए, आपने धैर्य रख के इसको सुना समझा, तो धैर्य तो रखना जरूरी है बाबू, ठीक ना। धैर्य रख के सुनना समझना जरूरी है, तभी आप इसमें कुछ अचीव कर सकते हो। और इसका नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है। आपके पास नोट्स होगा तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।